हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर, ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहले यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग शुरू कर चुके थे, जिसमें आवेश के बारे में हमने आपको 3 लेक्चर बताया है। ठीक है, अब उस 3 लेक्चर में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दें, तब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें, आवेश के बारे में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, एक एक करके आप ध्यान से देखें। उम्मीद है सारी बातें आपको याद होंगी। देखिए, सबसे पहले हमने आवेश के बारे में आपको बताया था आवेशन। आवेशन की परिभाषा हमने आपको बताई थी सबसे पहले। उसके बाद नंबर 2 पर आपको बताया था आवेश। उसके बाद नंबर 3 पर हमने आपको बताया था आवेश के मात्रक। याद होगा आपको, आवेश के 6 मात्रक हमने आपको बताए थे। पहला सबसे बड़ा मात्रक था आपका EMU, सबसे छोटा मात्रक आपका था फ्रैंकलिन। देखिए, उसके बाद आवेश की विमा हमने आपको बताई थी। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था अर्थिंग। अर्थिंग आपको याद होगा, अर्थिंग बताया था। उसके बाद किसी वस्तु को आवेशित करने के ढंग। टोटल हमने आपको 5 तरीके बताए थे आवेशित करने के ढंग, ये बताया था। उसके बाद 7वां टॉपिक हमने आपको बताया था मूल आवेश। उसके बाद हमने आपको बताया था मूल आवेश। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था आवेश का क्वांटीकरण। मूल आवेश के बाद आवेश का क्वांटीकरण हमने आपको बताया था। और उसके बाद 9वां टॉपिक हमने आपको बताया था कि 2 बिंदु आवेशों को एक तार से जोड़ना। 2 बिंदु आवेशों को एक तार से जोड़ना। इतनी बातें हम आपको आवेश के बारे में बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपको साथ साथ इसके याद भी होगा। तो चलिए, आवेश के बारे में इतने टॉपिक हो गए हैं। अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आवेश का 10वां टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। आवेश की अगली हेडिंग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, नया टॉपिक आपका है। हेडिंग आपकी है क्वार्क। अब आइए समझते हैं क्वार्क क्या है। क्वार्क, आवेश के बारे में अगली हेडिंग हमारी है क्वार्क। तो देखें, सबसे पहले क्वार्क के बारे में आपको बताएं कि क्वार्क जो है एक अस्थायी कण है, मतलब ये अस्थायी नहीं होता। क्वार्क एक आपका अस्थायी कण है, मतलब ये अस्थायी अवस्था में पाया नहीं जाता है। और दूसरी बात, इस पर जो आवेश होता है क्वार्क पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। क्वार्क पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक। ठीक, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग E से लिखते हैं, तो क्वार्क पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होगा। भिन्नात्मक मतलब जैसे आपका E/3 हो गया, आपका E/4 हो गया, E/5 हो गया, इस टाइप से होगा। तो मतलब हम क्वार्क की परिभाषा बोल सकते हैं कि क्वार्क एक अस्थायी कण है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, भिन्नात्मक होता है। तो यहीं से हम क्वार्क की परिभाषा बना सकते हैं। देखें कि परिभाषा हम कह सकते हैं कि क्वार्क एक अस्थायी कण है। क्वार्क एक अस्थायी कण है जिस पर आवेश, क्वार्क एक अस्थायी कण है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक होता है। ये है क्वार्क की परिभाषा कि क्वार्क एक अस्थायी कण है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्वार्क के बारे में आपको बताते हैं। इसकी भविष्यवाणी, जो क्वार्क है, क्वार्क इसकी भविष्यवाणी 1964 में
जो क्वार्क है इसकी भविष्यवाणी 1964 में दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे मरे गेलमन तथा दूसरे वैज्ञानिक थे जॉर्ज। पहले वैज्ञानिक थे आपके मरे गेलमन तथा दूसरे वैज्ञानिक आपके थे जॉर्ज ज्वांग ने किया। इन दोनों ने मिलकर के ये भविष्यवाणी की कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी कण हैं जो अस्थायी होते हैं, जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वार्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली जानकारी इसकी भविष्यवाणी 1964 में मरे गेलमन तथा जॉर्ज ज्वांग ने किया था। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है आपका कि क्वार्कों की कुल संख्या 6 है। मतलब कुल 6 प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं। क्वार्कों की कुल संख्या कितनी है? 6 है ये। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्कों से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्कों से मिलकर बने हैं। कैसे बनते हैं अभी आपको हम बना करके दिखाएंगे। क्वार्कों से मिलकर बने। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, इसका जवाब होगा क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? क्वार्क से मिलकर बना है। और न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बना है? ये भी क्वार्क से मिलकर के बना है। तो क्वार्क के बारे में कितने पॉइंट हुए? 3। चलिए 3 पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट आपका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्कों से मिलकर बने हैं। और उसके बाद चौथे पॉइंट में क्वार्क की खोज 1990 में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, J.I. फ्रीडमैन तथा हेनरी डब्ल्यू थे, और कनाडा के रिचर्ड ई टेलर ने किया था। मतलब भविष्यवाणी कब हुई थी? 1964 में इन दोनों लोगों ने भविष्यवाणी इसकी की थी कि मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे भी कण हैं जो अस्थायी हैं और जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। लेकिन भविष्यवाणी 1964 में हुई, लेकिन इसकी खोज कब हुई? 1990 में। ये आपके क्वार्क है। क्वार्कों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ये आपके जो है क्वार्क के बारे में 4 पॉइंट आपका हो गया। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि कितने क्वार्कों के सारे नाम क्या क्या है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब आप इसके आगे देखें कि वो 6 क्वार्क कौन कौन से हैं, एक एक करके आपको हम बताते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिए, सब रट डालिएगा इसको। क्वार्क की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, क्वार्क 4 पॉइंट हो गए थे। अब उसके बाद देखिए 5वें पॉइंट में बात करते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज बात करते हैं कि 5वें पॉइंट में देखिए क्वार्कों के क्या क्या नाम है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें, सबसे पहला क्वार्क आपका होता है अप। पहला क्वार्क आपका है अप। उसके बाद दूसरा क्वार्क आपका है डाउन। उसके बाद तीसरे का नाम है चार्म। उसके बाद चौथा क्वार्क है स्ट्रेंज। उसके बाद अगले का नाम है टॉप, और उसके बाद सबसे लास्ट का नाम है बॉटम। ये आपके 6 प्रकार के क्वार्क हैं। क्वार्कों के नाम है, इसका कुछ मीनिंग कुछ होती नहीं है। जैसे आप पूछेंगे अप माने क्या होता है, आपका मतलब कुछ नहीं, अप केवल नाम है बस। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये आपके 6 प्रकार के क्वार्क है। अस्थायी है, इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। अब देखें, जो अप होता है इसका प्रतीक होता है, सिंबल होता है स्मॉल यू। इसका प्रतीक होता है स्मॉल डी। इसका प्रतीक होता है स्मॉल सी। इसका प्रतीक होता है स्मॉल एस। इसका प्रतीक होता है स्मॉल टी, और इसका प्रतीक होता है स्मॉल बी। ये आपके हो गए 6 क्वार्क। सॉरी, अब देखें किस पर कितना आवेश होता है, आपको बताते हैं। ये जो आपका अप है, इस पर आवेश होता है +2e/3। ई तो आप समझ रहे होंगे, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। चार्म पर भी आपका आवेश होता है +2e/3। और उसके बाद ये आपका जो टॉप है, इस पर भी आवेश होता है +2e/3। मतलब अप, उसके बाद चार्म, उसके बाद टॉप, इनके आवेश बराबर होते हैं, केवल आवेश बराबर होते हैं। बाकी सब इनके द्रव्यमान, इनके संवेग, इनकी ऊर्जा, बाकी और सब कुछ अलग अलग होती है। ये मत समझिएगा कि दोनों की आवेश अगर बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
जैसे दो छात्र हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनका क्लास सेम है, बाकी सब कुछ नाम अलग है, पिता के नाम अलग अलग है, जाति अलग है, वैसे ठीक है। ये इत्तेफाक है, संजोग है कि तीनों के आवेश बराबर है, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों के द्रव्यमान, तीनों की ऊर्जा, तीनों के संवेग, बाकी सब अलग अलग है। अब देखें डाउन में, डाउन का आवेश होता है -e/3, ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। स्ट्रैंड का भी आवेश होता है -e/3, और आपका जो बॉटम है इसका भी आवेश होता है -e/3। ये आपके जो है 6 प्रकार के क्वार्क हैं, 6 प्रकार के आपके क्वार्क हैं। सबका प्रतीक हमने लिख दिया है और सबका जो है आवेश हमने लिख दिया। इसको आप कायदे से नोट कर डालिए बढ़िया से। ये आपके 6 प्रकार के क्वार्क हैं। चलिए, तो आप क्वार्क के बारे में सब नोट कर लिए होंगे। अब उसके बाद आइए अगला पॉइंट आपको बताते हैं, पॉइंट नंबर आपका 6। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्कों से मिलकर के बने हैं। अब आप देखिए कैसे मिलकर के बने हैं। तो चलिए, नंबर 6 में हम लोग हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का बनना। अब आइए आज हम लोग मिलकर के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का बनना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -e होता है। तो -e देखिए कैसे आता है, आपको बताते हैं। -e आपका आता है -e/3, -e/3 जब आप तीनों को जोड़ डालेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, -e आ जाएगा। ये जो -e/3 है ये आपका जो है डाउन क्वार्क है, डाउन, ये भी आपका डाउन है, ये भी आपका डाउन है, ध्यान रखिएगा। -e/3 जो आवेश है किस क्वार्क का है, वैसे तो 3 क्वार्क का है, डाउन का भी है, उसके बाद स्ट्रेंज का भी है, बॉटम का भी है, लेकिन यहाँ पर डाउन लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हम डाउन रखेंगे तभी तीनों का योग इलेक्ट्रॉन के, तब सब कुछ बराबर आ जाएगा। डाउन रखने पर आवेश भी बराबर होगा, द्रव्यमान भी बराबर होगा, संवेग भी बराबर होगा, मतलब सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर केवल डाउन रखा गया है। तो अब तीनों को जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, -e के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, 3 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना है। इसे आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। तो हम यहां पर नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब हम नीचे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। ये था आपका इलेक्ट्रॉन का बनना। चलिए अब आइए आपको हम बताते हैं प्रोटॉन का बनना। आइए प्रोटॉन बनाया जाए। प्रोटॉन कैसे बनता है अब आप ध्यान से देखें। तो आपको पता होगा प्रोटॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन प्लस होता है, ठीक। तो देखिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है प्लस ही होता है। अब देखिए प्लस ही कैसे आता है आपको हम दिखाते हैं। प्लस ही आपका आएगा +2e/3, उसके बाद प्लस आपका आ जाएगा 2e/3, उसके बाद आपका आ जाएगा -e/3। अब आप तीनों को जोड़िए। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, +e के बराबर आ जाएगा। अब सुनिए, ये जो +2e/3 है ये आपका अप क्वार्क है, ये भी आपका अप क्वार्क है, ये भी आपका डाउन क्वार्क है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अप लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप रखने पर, डाउन रखने पर जब रखेंगे तभी सब कुछ बराबर आएगा। केवल आवेश को ही बराबर नहीं करना है, द्रव्यमान को भी बराबर करना है। तो यहाँ पर अप 2 अप 1 डाउन रखने पर सब कुछ बराबर आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन बना है 2 अप और 1 डाउन। इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं प्रोटॉन 2 अप तथा 1 डाउन, 2 अप तथा 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, क्वार्क से मिलकर बना है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्वार्क से मिलकर आपका बना है। तो इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन बन गया, उसके बाद प्रोटॉन बन गया। अब हम लोग बनाते हैं न्यूट्रॉन। चलिए अब आइए देखते हैं न्यूट्रॉन का बनना। अब आइए पता करते हैं न्यूट्रॉन कैसे बनता है, न्यूट्रॉन का बनना। तो चलिए न्यूट्रॉन बनाते हैं। आपको पता होगा न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0, उदासीन होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे बनता है, 0 बराबर, यहां पर हम लिख रहे हैं आपका +2e/3, उसके बाद -e/3, उसके बाद -e/3। ये देखिए, ये इन तीनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ये जो आपका प्लस 2e/3 है ये आपका अप है और ये दोनों आपके डाउन क्वार्क है। ध्यान रखिएगा, पहला वाला अप है और दोनों क्या है, डाउन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन, उसके बाद हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन एक अप तथा 2 डाउन, एक अप तथा 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, क्वार्क से मिलकर बना है। ये थी जानकारी आपकी क्वार्क के बारे में। चलिए कितने पॉइंट हुए थे आपके, 6। अच्छा, उसके बाद देखिए 7वें में आपको हम 2-3 पॉइंट आपको और बता दे, जानकारी, अतिरिक्त जानकारी बता दे। देखें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जान लें कभी न कभी काम ही देगा। इलेक्ट्रॉन की आकृति किसी को पता है? इलेक्ट्रॉन की आकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की आकृति चतुष्फलकी होती है। इलेक्ट्रॉन की आकृति चतुष्फलकी, इलेक्ट्रॉन की आकृति चतुष्फलकी होती है, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जो मेथेन की संरचना होती है 100 कुछ डिग्री का कोण बनता है तो इलेक्ट्रॉन की आकृति चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। चतुष्फलकी कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है, जानते रहिए। देखिए ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बनता है, ये आकृति है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आपको और बता दें, पॉइंट नंबर आपका 8 में, कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की आकृति, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की आकृति अभी तक ज्ञात नहीं है। अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किस आकार का है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की आकृति क्या है, तो आप बता मत देना, आकृति अभी तक ज्ञात नहीं है। ये जानकारी थी आपकी क्वार्क के बारे में। एक बार फिर से, क्वार्क क्या है? क्वार्क एक अस्थायी कण है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्नात्मक होता है। इसकी भविष्यवाणी 1964 में ही 2 वैज्ञानिक कर दिए थे। हालांकि खोज इसकी 1990 में हो पाई है। क्वार्कों की कुल संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं क्वार्कों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अभी हमने आपको बना के दिखाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्कों से मिलकर के बने हैं। ठीक, तो चलिए ये थी जानकारी क्वार्क के बारे में। चलिए क्वार्क हो गया कंप्लीट आपका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आवेश तथा द्रव्यमान की आइए तुलना कर ली जाए। कंपेरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। आइए देखा जाए कि आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या तुलनाएं हो सकती हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या तुलना है आवेश तथा द्रव्यमान में। देखें, इधर हमने लिख दिया आपका आवेश और इधर हमने लिख दिया आपका द्रव्यमान। चलिए दोनों में तुलना देखें। सबसे पहले तुलना तो बहुत सिंपल है। देखें, सबसे पहली तुलना तो आपकी है कि आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं? आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं। और इसमें आपका नंबर 1 होगा कि जबकि द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं? द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। ये तो पहली बहुत ही आसान सी बात है कि आवेश को क्यू से लिखते हैं और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरी तुलना। देखिए दूसरी तुलना आपकी है कि आवेश व्युत्पन्न राशि है। बताया था हमने आवेश के गुण में, याद होगा। आवेश कौन सी राशि है? आवेश आपकी व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न। ये लेकिन द्रव्यमान के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान आपकी मूल राशि है। आवेश व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान आपकी मूल राशि है। देखें, तीसरी तुलना आपकी ये है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम है, पता होगा आपको, बताया था हमने। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। चलिए कितनी तुलना हुई? 3। चौथा देखें,
चौथा आपका ये है कि बिना द्रव्यमान के, ध्यान देना, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। मतलब आवेश वही होगा जहां पर द्रव्यमान हो, बिना द्रव्यमान के कभी आवेश नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे देखिए दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं उदासीन होती हैं, सभी हर वस्तु पर आवेश की मात्रा 0 होती है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं बाहरी कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में जितना प्लस है कक्षा में उतना ही माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है 0। तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं हर वस्तु पर किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं होता है, लेकिन सबके अंदर द्रव्यमान रहता है। तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। कितने पॉइंट हुए आपके? 4। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट आपका ये है कि आवेश का मान नेगेटिव हो सकता है, आवेश का मान नेगेटिव हो सकता है। देखा होगा आपने आवेश 2 प्रकार का होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जबकि, यहां पर हम कह सकते हैं लेकिन द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव, द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। द्रव्यमान का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान बताओ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए नंबर 6, छठा पॉइंट है आवेश का मान शून्य हो सकता है। छठा पॉइंट है आवेश का मान शून्य हो सकता है। किसी भी वस्तु पर आवेश शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जबकि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितने पॉइंट हो गए आपके? देखिए 6। पहला पॉइंट, आवेश को क्यू से लिखते हैं जबकि द्रव्यमान को यम से लिखते हैं। दूसरा, आवेश आपकी व्युत्पन्न राशि है जबकि द्रव्यमान आपकी मूल राशि है। तीसरा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। चौथा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। पांचवा, आवेश का मान नेगेटिव हो सकता है जबकि द्रव्यमान का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगला, आवेश का मान शून्य हो सकता है जबकि द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कितने तुलना हो गई आपकी? 6। तो 6 पॉइंट आपके हो गए। अब आप उसके बाद 7वां देखें पॉइंट नंबर आपका 7। 7वां ये है कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान, हमने आपको आवेश के गुण में पॉइंट बताया था, आवेश का मान किस पर? गति पर निर्भर नहीं करता। याद होगा हमने बताया था, निर्भर नहीं करता। ठीक, आवेश का जो मान है वो गति पर निर्भर नहीं करता। अब द्रव्यमान के बारे में आप देखिए, जबकि द्रव्यमान का मान गति पर निर्भर करता है। द्रव्यमान का मान गति पर निर्भर करता है। ठीक, कैसे निर्भर करता है आपको हम बताते हैं। वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता जाता है। वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? देखिए एक सूत्र आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने सूत्र आपका दिया था m बराबर m0 अपान √1 माइनस v अपान c का होल स्क्वायर। ये सूत्र दिया था आपका, आइंस्टीन ने दिया था। m जो है वस्तु का गतिक द्रव्यमान है, m आपका गतिक द्रव्यमान है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक मास। m0 ये वस्तु का विराम द्रव्यमान है, वस्तु का विराम द्रव्यमान है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मास। उसके बाद v जो है वस्तु का वेग है, v वस्तु का वेग है, और c जो है प्रकाश की चाल है, c प्रकाश की चाल है। इसका मान आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ठीक, ये है आइंस्टीन का सूत्र। अब आप इस सूत्र से देखें ध्यान से कि जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा, v का मान बढ़ेगा, तो v अगर ज्यादा होगा तो ये चीज ज्यादा होगी, और जब एक में से ज्यादा घटेगा तो हर इसका बहुत कम आएगा, और जब कम आएगा तो ये चीज अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही बात हमने लिखा कि वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता जाता है। तो कितने पॉइंट आपके हो गए, 7 पॉइंट आपके हो गए कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान का मान गति पर निर्भर करता है। वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ता जाता है। कैसे, इस सूत्र से आपके सामने है। v का मान बढ़ाएंगे तो ये चीज आपकी ज्यादा होगी, और जब एक में से ज्यादा घटेगा तो हर इसका अपने आप कम हो जाएगा, जब एक कम हो जाएगा तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी तुलना हो गई आपकी, 7 तुलना आपकी हो गई। ठीक, अब आप उसके बाद देखें 8वीं तुलना। इसके बाद देखें आवेश तथा द्रव्यमान के बारे में 8वीं तुलना देखें, 8वीं। तो 8वां पॉइंट आपका यह है कि आवेश का क्वांटीकरण संभव है। आवेश का क्वांटीकरण हमने आपको पढ़ाया है, आवेश का क्वांटीकरण संभव है, संभव है। ठीक, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण, जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है, द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको हम बता दें, सुन ले, मेन बात यह है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम आवेश किसका होता है जो अस्थाई है, तो आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है, अस्थाई होता, आप इसको बता देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा द्रव्यमान किसका होता है, तो ये आप नहीं बता पाएंगे कि अभी तक ज्ञात नहीं है। तो यही पॉइंट यहां पर हमने लिखा है कि आवेश का क्वांटीकरण संभव है, जबकि द्रव्यमान का क्वांटीकरण संभव नहीं है। कितने पॉइंट हो गए, 7। उसके बाद देखिए 8वां। 8वां पॉइंट ये है कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण संभव है, आवेश का संरक्षण संभव है। हम आपको पढ़ा चुके हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। जबकि यहां पर हम कह सकते हैं जबकि द्रव्यमान का संरक्षण, जबकि द्रव्यमान का संरक्षण संभव नहीं है, द्रव्यमान का संरक्षण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि किसको, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, मतलब आवेश का संरक्षण संभव है लेकिन द्रव्यमान का संरक्षण संभव नहीं है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9 में हम कह सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत रहता है, समस्त ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत रहता है। ठीक, और इसमें कह सकते हैं जबकि समस्त ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान, जबकि हम कह सकते हैं समस्त ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान नियत नहीं रहता, कुल द्रव्यमान नियत नहीं रहता। ये थी तुलना आवेश तथा द्रव्यमान के बीच में। कितने पॉइंट आपके हो गए, 9 पॉइंट हमने आपको बताए। चलिए, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना हो गई। अब आइए, अभी तक जो है इतने टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन चैप्टर में भी कोई सूत्र नहीं मिला। अब जाकर के आपको चैप्टर में पहला सूत्र मिलने जा रहा है जिस पर ठीक है प्रश्नावली में न्यूमेरिकल बनेंगे। अब आइए देखते हैं, अगली हेडिंग है किसी वस्तु पर आवेश की गणना। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी वस्तु पर आवेश की गणना, किसी वस्तु पर आवेश की गणना। ठीक, चलिए देखें, आपको पता होगा किसी वस्तु पर आवेश तब आता है जब या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वस्तु पर धन आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। ठीक, तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु है हमारे पास, ये देखें, ये देखिए माना कोई वस्तु है,
इसमें हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है या कमी है, माना इस पर यन इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कुछ भी मान लें। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर धन आवेश आएगा, और अगर अधिकता होगी तो ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो माना इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है। तो आज हमें इसी क्यू की क्या करनी है, गणना करनी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि माना किसी वस्तु पर यन इलेक्ट्रॉन की, माना किसी वस्तु पर यन इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यन इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा उस पर आवेश की मात्रा क्यू है, तथा उस पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है। तो हमें क्यू की गणना करनी है, तो हमें क्यू की गणना करनी है। ठीक, ये हमने जो काम था हमने साफ साफ लिख दिया है कि माना किसी वस्तु पर यन इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा उस पर आवेश की मात्रा क्यू है, तो हमें क्यू की गणना करनी है। अब देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अगर वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। देखें, यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इंप्लाई करेगा वस्तु पर जो आवेश होगा Q वह होगा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा होगी 1e। यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर जो आवेश होगा वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बताइए यदि वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो अब हम कह सकते हैं कि आवेश की मात्रा Q बराबर कितना हो जाएगा, 2e। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो अब हम कह सकते हैं आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3e। लेकिन हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता मानकर पहले से बैठे हैं, n। अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार सिमिलरली, अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक, तो अब हम कह सकते हैं इंप्लाई करेगा वस्तु पर जो आवेश होगा Q बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू ई। तो देखें किसी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का बहुत ही आसान और बढ़िया सूत्र आपका आ चुका है। Q बराबर आपका होता है n इंटू ई, जहां पर ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कर जी। तो देखिए बहुत ही आसान सूत्र आ गया, Q बराबर n इंटू ई। यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन का अधिकता है तो Q बराबर 1e, 2 इलेक्ट्रॉन का अधिकता है तो 2e। उसी प्रकार हम कितना माने हैं, n, तो हम कह सकते हैं आवेश का सूत्र आपका आ गया Q बराबर n इंटू ई। अब आप देखें सूत्र में क्या कैसे करना है, एक एक करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल देखें। तो किसी भी वस्तु पर आवेश ज्ञात करने का सूत्र आपका आ चुका है, अभी हमने बताया Q बराबर n इंटू ई आ चुका है। ठीक, अच्छा, सूत्र में E का मान रखेंगे आप 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आपको माइनस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आवेश का मान निकाल रहे हैं, तो माइनस रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, E का मान आप रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब देखिए E का मान आपको पहले से पता है। अब सूत्र में कितनी राशियां बची, 2, एक आपका Q बचा, एक आपका n बचा। इसमें जो प्रश्न आते हैं 2 प्रकार से बनते हैं आपके प्रश्न, आपके जो है 2 प्रकार के बनते हैं। एक आपका बनता है फर्स्ट टाइप, उसके बाद अगला आपका बनता है सेकंड टाइप। कभी भी इस पर न्यूमेरिकल आएंगे 2 टाइप से सवाल बनते हैं, एक आपका होता है फर्स्ट टाइप, दूसरा होता है सेकंड टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है, E का मान तो आपको पहले से पता है, 2 अज्ञात राशियां बची Q और n। तो पहले में क्या करते हैं, n दे करके Q पूछते हैं। पहले टाइप के सवाल में n दे करके क्या पूछेंगे, Q, और जो सेकेंड टाइप का सवाल होगा उसमें आपका Q दे करके क्या पूछेंगे, Q दे करके n पूछेंगे। तो Q बराबर n जो सूत्र है, इस पर 2 टाइप के सवाल आपको मिलेंगे प्रश्नावली में। एक में n दे करके या तो Q पूछेंगे और दूसरे में Q दे करके n पूछेंगे। चलिए अब आइए कुछ सवाल हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखें अध्याय का पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
ठीक, पहला एग्जांपल है, हम आपको कराते हैं कि एक कूलाम आवेश में, पहला एग्जांपल है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। पहला सवाल एक नंबर का छोटा सा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए। ये आपका पहला सवाल है, आसान सा छोटा सा। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए इसका सलूशन कैसे होगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए आवेश का मान कितना दिया है, एक कूलाम दिया है, इसका मतलब क्यू बराबर एक कूलाम दिया है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं, एन से। ठीक, तो क्यू का मान एक कूलाम दिया है, किसका मान पूछा है, एन का मान पूछा है। तो सेकंड टाइप का सवाल है, इसमें बताओ क्यू दे करके क्या पूछा है, एन। तो आइए लगाते हैं, क्यू बराबर आपका होता है एन इंटू ई। यहां से आप एन का मान निकालिए तो एन बराबर आपका आ जाएगा क्यू बटा ई। क्यू का मान कितना दिया गया, एक, और ई का मान होता है 1.6 गुणे कितना, 10 की पावर -19। ठीक, अब यहां से आप जो है n बराबर आपका आ जाएगा, पावर को आप ऊपर भेजिए तो 1/1.6 गुणे 10 की पावर आपका आ जाएगा 19। तो यहां से आपका n बराबर आपका इसमें 10 से गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 10/16 गुणे 10 की पावर आपका आ जाएगा 19। अब एक 10 यहां पर ले आइए तो n बराबर आपका आ जाएगा 100/16, ठीक है, गुणे आपका आ जाएगा 10 की पावर 18। अब आप जब 100 में 16 से भाग करेंगे इसका मान आपका आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। यही आपका आंसर है। आप इस आंसर को रट डालिए, मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये मान आपको 24 घंटे हमेशा याद होना चाहिए। इससे फायदा होगा, जैसे कल को आपसे पूछा जाए कि 10 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप इसी में 10 से गुणा कर देंगे। जैसे पूछा जाए 50 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, आप इसमें 50 से गुणा कर देंगे। 100 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आपको ये संख्या याद है तो। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इसके बाद आवेश के बारे में बस केवल एक लेक्चर आपको, लेक्चर नंबर 5, ठीक है, जाएगा। आवेश आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तब तक के लिए ठीक, धन्यवाद।